स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पादप रोग सिट्रस कैंकर के विषय में अध्ययन करेंगे। सिट्रस कैंकर रोग की यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति भारत अथवा जावा से बताई जाती है। यहाँ से इस रोग का प्रसार विश्व के अनेक क्षेत्रों में हुआ। यहाँ तक कि चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार में यह पादप रोग महामारी के रूप में फैलता है। इस रोग का अध्ययन हम 4 भागों में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोग लक्षण। इस रोग के क्या-क्या लक्षण हैं या सिम्पटम्स हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे सेकंड नंबर पे रोग कारक। इस रोग को उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो रोग कारक जीव या कॉजल ऑर्गेनिज्म। थर्ड नंबर पे हम स्टडी करेंगे रोग चक्र या डिजीज साइकिल। किस प्रकार से यह रोग फैलता है एक पादप में और एक पादप से दूसरे पादपों में। देन फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें नियंत्रण या कंट्रोल। तो 4 पार्ट्स में हम इस बीमारी का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इन 4 पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रोग लक्षण या सिम्पटम्स को। रोग लक्षण की यदि हम बात करें तो यह भूमि से ऊपर के पादप के जो भी भाग होते हैं उन पर यह देखने को मिलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऊपरी भूमिक भाग में दिखाई देते हैं। ऊपरी भूमिक भाग में भी यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो पत्तियां, शाखाएं, फल व कांटे, इन पर यह सबसे ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भाग ससेप्टिबल या संवेदनशील होते हैं जिन पे लक्षण सर्वाधिक दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो लक्षण दिखाई देता है पर्ण की निचली सतह पर, लोअर सरफेस पे। लीफ की लोअर सरफेस या पर्ण की निचली सतह पर किस प्रकार से दिखता है? तो यह वाटर सोक्ड, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट्स की फॉर्म में दिखता है। या इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं जल से पारभासक धब्बों के रूप में। तो सबसे पहले निचली सतह पर पारभासक मतलब पारदर्शी धब्बे दिखाई देंगे। इन धब्बों के चारों ओर जल भरा हुआ इस प्रकार से प्रतीत होगा। तो हम क्या कहते हैं? इन धब्बों को जल सिक्त पारभासक धब्बे दिखाई देंगे। जब यह रोग और अधिक फैलेगा तो पर्ण की ऊपरी सतह पर भी इसके लक्षण उत्पन्न होंगे। ऊपरी सतह पर जो धब्बे होंगे उनके चारों ओर पीला भामंडल दिखाई देगा, जिसे आप बोलते हो हेलो, हेलो दिखाई देगा। इनिशियली यदि हम देखें तो ये जो धब्बे बन रहे हैं निचली और ऊपरी सतह पर, यह धब्बे सफेद होते हैं, धीरे धीरे ये भूरे हो जाते हैं और बाद में यह कॉर्की हो जाते हैं, मतलब कॉर्क के समान। ओके, कुछ टाइम के बाद यदि हम देखेंगे तो इन कॉर्की धब्बों में बीच का भाग धस जाता है। अब इन धब्बों को हम कैंकर बोलते हैं। ओके, तो जो कॉर्की धब्बे हैं जिनमें बीच का भाग धस चुका है, इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? कैंकर। इसीलिए इस रोग का नाम क्या पड़ा? सिट्रस कैंकर। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जब फल लगते हैं और यह रोग और ज्यादा फैलता है तो फल व शाखाओं पर भी फर्न के समान ही धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे अब आकार में वृद्धि करते हैं। आकार में वृद्धि होगी इन धब्बों की, बड़े साइज के होते जाएंगे और आपस में संलयित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। संलयित होकर ये क्या बनाते हैं? रेखिक विकसित लीनियर लेसन्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? रेखिक विकसित, जैसे आप क्या बोल सकते हैं? लीनियर लेसन्स, लीनियर लेसन्स बनाते हैं। और इस प्रकार के अनेक लीनियर लेसन्स शाखाओं पे, फलों पे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। इसे हम डायग्रामेटिकली तो समझेंगे ही, उससे पहले हम इसके सिम्टम्स फोटोग्राफ में देखते हैं।
यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? पत्ती की निचली सतह दिखाई दे रही है, राइट? निचली सतह पर ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो किस प्रकार हो गए हैं? भूरे रंग के कॉर्क के समान हो गए हैं। अब इन्हें हम कैंकर कब कहेंगे? जब इनमें बीच का पार्ट धँस जाएगा, तब इन कॉर्की जो स्पॉट्स बने हैं, इनके लिए हम वर्ड कैंकर यूज़ करेंगे। इन धब्बों को आप गौर से देखें तो ये पूरा एक धब्बा है और इसके चारों ओर ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाटर सोक्ड ट्रांसल्यूसेंट पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी हमने बात की। अभी हमने यही बात की पर्ण की निचली सतह पर सबसे पहले सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। ये कैंकर की फॉर्म ले सकते हैं प्रगत अवस्था में, और एक ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट दिखाई देता है, जो पानी से भरा हुआ सा प्रतीत होता है, वह दिखाई देता है इन धब्बों के चारों ओर। फिर ये पर्ण की ऊपरी सतह पर फैलते हैं और ऊपरी सतह पर आप देख रहे हैं ये पीले रंग का क्या दिखाई दे रहा है? हैलो दिखाई दे रहा है, भामंडल दिखाई दे रहा है स्पॉट के चारों ओर। जब प्रगत अवस्था होगी तो यह फलों में और शाखाओं में भी फैलते हैं। फलों और शाखाओं में ये आपस में संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से जुड़ रहे हैं और रेखिक लेसन्स बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीनियर लेसन्स या विकसित बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में प्रेजेंट है। ओके, तो इस प्रकार से ये लक्षण जो है आपको दिखाई देते हैं। अब ये तो फोटोग्राफ्स की बात थी। अब हम देखते हैं कि इसमें आप डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं इन लक्षण को दिखाते हुए। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको इसमें क्या बनाना है? सबसे पहले तो एक पादप की शाखा बनानी है इस तरीके से। इस पादप की शाखा पे ऐसे लीफ बनानी है। लीफ आपको पता होना चाहिए इसकी कैसे दिखाई देती है। फिर इस तरीके से नींबू की पत्ती बनानी है। ओके? देन इसमें आप मिडरिप बनाएँगे और इस तरीके से वेन्स बनाएँगे, राइट? तो ये आपने पॉइंट बना दी। अब आपको मैंने क्या बताया? पर्ण की सतह पर दिखते हैं। सिमिलरली आप एक लीफ यहाँ पे भी बना सकते हैं, इस तरफ भी। ओके? यहाँ पे भी बना सकते हैं। अब इस पर्ण की सतह पर बनाने हैं आपको धब्बे, जिन्हें आप स्पॉट्स बोल रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो स्पॉट्स हैं, क्या शो कर रहे हैं? ये कैंकर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लेबल कर लेंगे इसे कैंकर इन्फेक्टेड एरियाज़। ओके? और हमें पता है नींबू के पादप में काँटे होते हैं, हमने काँटे भी बताने हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हमें इस पे भी बताने हैं, लीनियर लेसन्स आपस में जुड़े हुए, ये लीनियर लेसन्स हैं, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब हमने कहा फल में भी पाया जाता है, तो आप फल बनाएँगे। ये हमने बना दिया गोल सिट्रस का फल, नींबू बना दिया है। अब नींबू के ऊपर भी सरफेस पे आपको धब्बे बताने हैं इस तरीके से, कुछ धब्बे कुछ जगहों पे जुड़े हुए बताने हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को अब आप लेबल करेंगे, क्या लिखेंगे? कैंकर इन्फेक्टेड एरियाज़ और इसे मार्क करेंगे इस तरीके से। तो सिट्रस कैंकर में ये आपके डायग्राम हो गया। ओके? तो ये संक्रमित शाखा दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पे लीनियर लेसन्स दिख रहे हैं, और ये लीफ दिख रही है, जहाँ पे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको कैंकर, और ये आपको क्या दिख रहा है? फ्रूट, लेमन दिख रहा है, जिसपे कि कैंकर्स फॉर्म हो गए हैं और कुछ जगहों पे ये जुड़ भी रहे हैं, संलयित हो रहे हैं, रेखिक लेसन्स बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए। ओके? आई होप रोग के लक्षण आपको समझ आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं इसी में, रोग कारक जीव का अध्ययन करेंगे। रोग कारक जीव, या जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉजल ऑर्गेनिज्म। सिट्रस कैंकर जो है एक बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ओके? तो ये एक बैक्टीरिया है, जिसका नाम हमने क्या बताया? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ओके? अब इस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, जो यह रोग उत्पन्न करता है। सबसे पहला पॉइंट, यह एक दंड रूपी रोड सेक बैक्टीरिया है। दूसरा, यह ग्राम नेगेटिव होता है, मतलब जब हम ग्राम स्टेन करते हैं तो यह स्टेन नहीं लेता है, तो यह एक ग्राम नेगेटिव व वायवीय एरोबिक बैक्टीरिया है। ओके? इसमें एक ध्रुवीय कशाभिका पाई जाती है, एक ध्रुवीय कशाभिका या फ्लैजिला पाया जाता है। इसे हम लिखते हैं पोलर फ्लैजिलम। पोलर फ्लैजिलम पाया जाता है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.5 से 3 माइक्रोमीटर तक होती है और इसकी चौड़ाई 0.5 से
1.5 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ओके, इसको मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इसकी, एक कॉजल ऑर्गेनिज्म की। ये बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये है जेंथोमोनास सिट्राई। क्या है ये? जेंथोमोनास सिट्राई। कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये रोड शेप का, राइट? बैसिलस है ये, रोड शेप का बैक्टीरिया है, दंड रूपी है। अब इसमें एक किनारे पे देख रहे हो फ्लैजिलम पाया जा रहा है, ये इसका फ्लैजिलम है। हमने कहा पोलर फ्लैजिलम होता है। उसके बाद हमने क्या बोला इसमें, इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो यह कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होगी? 1.5 से 3 माइक्रोमीटर। और यदि हम चौड़ाई की इसकी बात करें, ये चौड़ाई कितनी है? तो ये होती है 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये इसका बैक्टीरिया का जेंथोमोनास सिट्राई का पिक्चर है। तो वापस हम आते हैं, अब इसे आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हो। हमने क्या बोला, ये कैसा है? रोड शेप्ड है। तो यहाँ पे आप रोड शेप्ड बना लीजिए बैक्टीरिया इस तरीके से, ये आपके रोड शेप्ड बैक्टीरिया हो गया। हमने कहा इसमें एक फ्लैजिलम पाया जाता है जो पोलर होता है, तो ये पोलर फ्लैजिलम हो गया, सिंपल। और जो यहाँ पे इसमें आपने लेंथ और ब्रेड्थ लिखी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये कैसा है? ग्राम नेगेटिव है, वायवीय है, रोड शेप्ड है, एक ध्रुवीय फ्लैजिलम पाया जाता है जिसका लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दिया है। अब यदि हम इसे 2% सुक्रोज और अगार मीडियम पर ग्रो करें लैब कंडीशंस में, संवर्धन माध्यम पर रखें। संवर्धन माध्यम क्या होता है? हम लैब में इसे ग्रो कर सकते हैं। लैब में ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम। कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम, उसमें सुक्रोज कितना डाल रहे हैं? 2% और अगार डाल रहे हैं। तो जब हम 2% सुक्रोज अगार पे इसे ग्रो करते हैं तो ये जीवाणु पीले रंग के श्लेष्माभ प्रवर्ध की फॉर्म में दिखाई देते हैं। श्लेष्माभ मतलब चिपचिपे प्रवर्ध के रूप में दिखाई देते हैं। इसे हम बोल सकते हैं म्यूकोइड ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं। इसको भी मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये कल्चर है, यहाँ देख सकते हैं, कल्चर ऑफ जेंथोमोनास सिट्राई। पीला पीला चिपचिपा सा दिख रहा है, ये पेट्री प्लेट है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? 2% सुक्रोज अगार मीडियम है। इसमें ये जो येलो कलर का है ये बैक्टीरियल ग्रोथ है जो जेंथोमोनास सिट्राई है। और कैसा दिख रहा है? चिपचिपा पीला श्लेष्मीय प्रवर्त दिखाई दे रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये कॉजल ऑर्गेनिज्म का डिटेल खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे थर्ड पार्ट की तरफ जो है डिजीज साइकिल। तो हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पे रोग चक्र या डिजीज साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि सिट्रस कैंकर जो डिजीज है किस प्रकार से स्प्रेड होती है। तो इस रोग की यदि हम इनोकुलम की बात करें, इनोकुलम या जिसे हम बोलते हैं संरोग, या हम बोलते हैं इनिशियल जो इन्फेक्शन कॉज होता है, वह रोगिल शाखाओं से, जिन शाखाओं में ऑलरेडी रोग उत्पन्न हो रखा है उन रोगिल शाखाओं से या पत्तियों से प्राप्त होता है। इन रोगिल और शाखाओं व पत्तियों से यह बैक्टीरिया जिसका नाम जेंथोमोनास सिट्राई हमने स्टडी किया है, यह इन पत्तियों से दूसरी पत्तियों पर पहुंचता है। पहुंचने का साधन क्या हो सकता है? कीट हो सकते हैं, वर्षा का जल हो सकता है, या मनुष्य के द्वारा जब प्रूनिंग की जाती है, कटाई की जाती है, उस दौरान उन औजारों को जिनको वो यूज करता है उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। अब यह नई पत्तियों में किस प्रकार से एंटर करेंगे? उसके लिए या तो प्राकृतिक छिद्र हो। प्राकृतिक छिद्र कौन से होते हैं? जैसे रंध्र, रंध्र के द्वारा इसकी एंट्री होगी। दूसरा हो सकता है कोई घाव हो। घाव किस प्रकार से हो सकता है? घाव किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कीट के द्वारा घाव उत्पन्न किया गया हो, मनुष्य के द्वारा घाव उत्पन्न किया गया हो, किसी भी प्रकार से घाव उत्पन्न किया हो। इन दोनों ही तरीकों से उस जेंथोमोनास सिट्राई की एंट्री पर्ण में हो जाती है। अब पर्ण में एंटर होने के पश्चात यह अंतराकोशिक अवकाशों जिसे आप बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में वृद्धि करता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में। जैसे अगर हम ये दो सेल्स बनाई हैं तो बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेगा? इस तरीके से बैक्टीरिया इनके बीच में ग्रोथ करेगा। ओके, यहाँ पर ग्रोथ करते करते ये परपोषी कोशिकाओं की मिडल लेमिला को गला देगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? मिडल लेमिला, जैसे आप बोलते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या होती है? मध्य पटलिका दो कोशिकाओं के बीच की सीमेंटिंग लेयर होती है। जैसे हम दो ईंटों को सीमेंट के द्वारा जोड़ते हैं तो दो कोशिकाओं के बीच की कॉमन लेयर जो होती है मिडल लेमिला होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? मिडल लेमिला को गला देगा
और फिर यह आंतरिक भागों में प्रवेश करेगा। आंतरिक भाग से हमारे यहाँ तात्पर्य है कॉर्टेक्स रीजन में पहुंच के वहां पर स्थापित हो जाएगा। जब यह प्रक्रिया चल रही होती है तो हमें पर्ण की सतह पर कैंकर लेसन्स दिखाई देते हैं, कैंकर विकसल दिखाई देते हैं। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, इन विकसत से कुछ द्रव्य स्रावित होता है जिन्हें हम बोलते हैं एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स या हम इसे बोल सकते हैं निस्रवण। इस स्रावित पदार्थ के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इसका प्रसार होता है। जैसे यदि वर्षा आई, कीट आया, इसके ऊपर से गुजरा तो उस पर ही अटैच हो जाएगा और दूसरे प्लांट पार्ट को प्रभावित करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, रोग का आगे का जो प्रकीर्णन है वह किसके द्वारा हो रहा है, वह जल के द्वारा, वर्षा द्वारा, कीटों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा होगा। वहां से या उसी पॉइंट पर या आसपास की पॉइंट पर या दूसरे पादप के जो पास में लगा हुआ है वहां पे फैलेगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि संक्रमण हेतु हम यहाँ लिख देते हैं इसे, संक्रमण के लिए नम वातावरण, मतलब वातावरण में नमी का पाया जाना जो बारिश के टाइम होता है, वह टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है यह अनुकूल माना जाता है। और हम जानते हैं बारिश के दौरान ये कंडीशंस फुलफिल होती है। तो बरसात ऋतु में इसका फैलाव जो है बहुत ज्यादा होता है। संक्रमित पत्तियों की यदि हम बात करें तो वो पर्ण में जीवाणु 6 माह तक जीवित रह सकते हैं, तो इसका इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है। तो ये था इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में हमने क्या पढ़ा, रोगिल शाखाओं या पत्तियों से कीट, वर्षा जल, मनुष्य के द्वारा, प्राकृतिक छिद्रों या घावों के द्वारा या अंतराकोशिकीय अवकाशों में प्रवेश करता है और वहां वृद्धि करता है। वहां पर पहुंचकर ये मिडिल लेमिला को गला देगा, मिडिल लेमिला गल गई, अब वहां पे और स्पेस मिल गया इसे और इसकी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी, नंबर बढ़ती जाएगी, ये धीरे धीरे कॉर्टेक्स में खुद को स्थापित कर लेगा। इस स्थिति में हम देखते हैं कि पर्ण की सतह पर सिम्टम्स या लक्षण उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कैंकर के रूप में आपको दिखाई देते हैं। हमने स्टडी किया था कैंकर क्या होता है, जिसमें मार्जिन्स जो हैं ये किनारे उभरे हुए होते हैं और मध्य का भाग संकन होता है, धसा हुआ होता है और ब्राउन कलर के आपको कॉर्की दिखाई देते हैं। अब इनसे कुछ द्रव्य स्रावित होने लगता है जिसके द्वारा इसका आगे फैलाव होता है। तो प्रकीर्णन वापस जल, वर्षा, कीट, मनुष्य के द्वारा होता है। संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां यदि हम देखें तो नम वातावरण और 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर अनुकूल माना गया है। अब हम इसे एक बार डायग्रामेटिक स्केच से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये एक संक्रमित शाखा है जिसपे आपको कॉर्की एंकर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। इनमें क्या है, जेंथोमोनास सिट्राई है। वर्षा का जल आया, जल के द्वारा, नमी के द्वारा, कीटों के द्वारा, ये जो है जल की बूंदों के साथ में कहाँ पहुंचते हैं, पास में लगे हुए पादपों पर पहुंचते हैं। जहां पर अगर हम देखें तो इनकी एंट्री घावों के द्वारा या फिर स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा पादप में हो जाती है। अंतराकोशिकीय अवकाशों में यहाँ पे आप देखते हैं इनकी वृद्धि तेजी से होना स्टार्ट होती है, मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर देते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। और सिमिलरली जब हम कटिंग करते हैं इन्फेक्टेड पार्ट्स की, ये इन्फेक्टेड पार्ट है, इसको आप कटिंग करेंगे तब भी इसका फैलाव होगा, क्योंकि इस पे औजार पे भी जंतुमनास लग चुका है। अब ये नए पादप को काटेगा तो वहां पे भी पहुंच जाएगा। इन्फेक्टेड लीव्स जो नीचे गिरती है, नए पादप के संपर्क में आती है, उससे भी इसका फैलाव हो सकता है। पुनः बारिश जो है इसके फैलाव को बढ़ाती है। प्रॉपर टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री चाहिए होता है। तो ये है इसका डिजीज साइकिल जो आपको डिटेल में स्टडी करना है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, कंट्रोल या नियंत्रण। किस प्रकार से हम सिट्रस कैंकर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसकी स्टडी करेंगे हम। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो गया, क्या हो गया, नियंत्रण या कंट्रोल। सबसे सिंपलेस्ट अगर कंट्रोल मेथड की हम बात करें तो वो क्या होता है, जो भी संक्रमित पादप हैं, संक्रमित पादप, उसे यदि नष्ट कर दिया जाए, नष्ट कैसे कर सकते हैं, काट कर जला दिया जाए, जलाकर। यदि हम जला दें तो वो पादप पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो रोगिल पौधों को नष्ट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिरोधी किस्में जो मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रतिरोधी किस्मों के उपयोग से भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो मार्केट में सीड्स अवेलेबल हैं उन किस्मों के जो सिट्रस कैंकर के लिए प्रतिरोधी होती हैं, तो उनको यदि हम यूज करेंगे तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, पौधों को रोपने से पहले, रोपण से पूर्व पौधों पर 1% बॉर्डेक्स मिक्सचर
का छिड़काव किया जाए तो सिट्रस कैंकर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चौथा मेजर आप ले सकते हैं पौधों पर कुछ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन, इनका यदि छिड़काव किया जाए तो भी इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की यदि हम कंसंट्रेशन देखें तो 500 से 1000 ppm तक का छिड़काव किया जाए तो नियंत्रित कर सकते हैं। फाइटोमाइसिन की कंसंट्रेशन देखें तो लगभग 2500 ppm का छिड़काव करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सिट्रस कैंकर पादप रोग फिनिश होता है। एक बार हम रिवाइज करते हैं इस पूरे पार्ट को जो अभी तक हमने स्टडी किया है। तो सिट्रस कैंकर की उत्पत्ति भारत और जावा से मानी जाती है। फिर हमने स्टडी किया यह कई जगहों पर महामारी के रूप में फैला, जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि देशों में। सिट्रस कैंकर को हम 4 भागों में स्टडी करेंगे: रोग लक्षण, रोग कारक, रोग चक्र एवं नियंत्रण। रोग लक्षण सबसे पहले हम देखते हैं। रोग लक्षण की यदि हम बात करें तो भूमि से ऊपर के सभी पादप भागों पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें मुख्य आते हैं पत्तियां, शाखाएं, फल और कांटे अधिक संवेदनशील होते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम दिखाई देते हैं वह देते हैं पर्ण की निचली सतह पर। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देते हैं? वाटर सोक्ड ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट्स, जो हमने डायग्राम में भी देखे थे, उस फॉर्म में कई धब्बे दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे ये सिम्टम पर्ण की ऊपरी सतह पर आते हैं। पर्ण की ऊपरी सतह पर इन स्पॉट्स या धब्बों के चारों ओर पीला भावमंडल पाया जाता है। धब्बे शुरू में सफेद भूरे होते हैं, बाद में कॉर्क सदृश हो जाते हैं। बीच का भाग इनका ढक जाता है, इसलिए मार्जिन उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें हम कैंकर बोलते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम सिट्रस कैंकर पड़ा, क्योंकि सिट्रस पादपों में फैलता है और कैंकर बनाता है। फल व शाखाओं पर भी ये धब्बे दिखाई देते हैं जो पर्ण के समान होते हैं। ये धब्बे आकार में वृद्धि करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए जगह जगह पर रेखिक लेसन्स दिखाई देते हैं। फिर हमने देखा डायग्राम हम किस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं इसका, साथ ही हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी देखे थे। अब हम कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये बीमारी किसके कारण होती है? तो ये एक जीवाणु के द्वारा जनित बीमारी है और जेंटोमोनास सिट्राई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ये दंड रूपी बैक्टीरिया है जिसमें एक ध्रुवीय फ्लैजिला पाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव होता है, मतलब ग्राम स्ट्रेन नहीं लेता है, वायवीय है। इसकी यदि हम लंबाई देखें 1.5 से 3 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है। यदि हम सुक्रोज अगर मीडियम पे ग्रो करें तो पीले रंग की म्यूकोइडल ग्रोथ के रूप में यह ग्रो करता है। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे डिजीज साइकिल। इनोकुलम की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इनिशिएशन पहले से उपस्थित रोगियल शाखाओं या पत्तियों के द्वारा होती है। इनसे ये जेंटोमोनास सिट्राई कीट, वर्षाजल या मनुष्यों के द्वारा अन्य पादप भाग पे पहुंचता है, जैसे पर्ण आदि पे, जहाँ पे ये प्राकृतिक छिद्र या घाव के द्वारा अंदर एंटर करता है, अंतराकुची के अवकाशों में वृद्धि करता है, मिडिल लेमिला को गला देता है और कॉर्टेक्स में आगे चल के स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में पर्ण की सतह पर कैंकर दिखाई देने लगते हैं। अब जो एक्सुडेट्स हैं, जो स्रावित पदार्थ निकल रहा है, उसमें कई सारे जेंटोमोनास सिट्राई होंगे। वो उनका प्रकीर्णन जल, वर्षा, कीटों या मनुष्यों के द्वारा आसपास के पादप पे या उसी पादप के दूसरे पादप भाग पे होता है। संक्रमण के लिए अनुकूल अवस्थाएं हैं। कंट्रोल या नियंत्रण की बात करें तो सबसे आसान तरीका है संक्रमित पादप को ही नष्ट कर दें या जला दें। और यदि संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है, पर्ण या उसकी टहनियों पे दिखाई दे रहा है, तो उन्हें जलाया जा सकता है। या कुछ पत्तियां अगर गिर गई हैं, स्टेम के भाग गिर गए हैं जिसमें आपको लगता है इन्फेक्शन है, तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। प्रतिरोधी किस्मों के उपयोग से भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। रोपण से पूर्व यदि हम बॉर्डेक्स मिक्सचर 1% यूज करें तो भी इस रोग इनके उत्पन्न होने की चांसेस कम हो जाती हैं। साथ ही एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या फाइटोमाइसिन का छिड़काव भी इसके नियंत्रण में सहायक होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था सिट्रस कैंकर रोग। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।